कहानी हैं राहें और भी। लेखिका कुसुम अग्रवाल। आयुष ने सोचा भी न था कि यह समस्या इतनी आसानी से सुलझ जाएगी। यूं तो इस समस्या का हल उसने तय कर ही रखा था, पर वह नहीं जानता था कि इसके पिताजी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या वे बुरा मान जाएं। वह चाहता था कि परिस्थितियों को समझकर वे भी इसे सहर्ष स्वीकार कर लें, और वही हुआ। वह रोज की झिकझिक से छुटकारा मिलेगा। ऑफिस की परेशानी के साथ साथ घरेलू समस्याओं से संघर्ष करते हुए जीना भी कोई जीना है। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को घर आकर सुकून मिलने के लिए वह तरस जाता था, क्योंकि अक्सर शिकायतों का पुलंदा तैयार रहता था। आज बाबूजी ने चाय गिरा दी, सारा गलीचा खराब हो गया। आज नल खुला छोड़ आए, सारी टंकी खाली हो गई। कितनी शिकायतें ऐसी थीं जिसका सीधा सीधा संबंध बाबूजी की उम्र से था, पर मीनू समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे ऐसा लगता था कि बाबूजी उसे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। उस दिन तो हद ही हो गई जब मीनू ने चिल्लाते हुए ये कहकर टेलीविजन बंद कर दिया, आपको तो अब कुछ कामकाज है नहीं, परंतु इससे धवल की पढ़ाई तो खराब होती है ना। इतनी ऊंची आवाज में टेलीविजन चलाने के लिए कितनी बार मना किया है आपको, पर आप समझते ही नहीं। आज के बाद आप इस टेलीविजन को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बाबूजी चुपचाप अंदर अपने कमरे में चले गए थे। वे भी तो क्या करते, अकेलेपन को काटने का एकमात्र सहारा टेलीविजन ही तो था। आंखें इतनी कमजोर हो गई थीं कि चाहकर भी अध्ययन नहीं कर पाते थे। कानों से सुनाई भी कम पड़ता था, इसीलिए टेलीविजन भी ऊंची आवाज में चलाते थे ताकि प्रवचन सही प्रकार से सुन सकें। वह जानते थे कि इससे दूसरों को तकलीफ होती है, पर वह मजबूर थे। आयुष अपने माता पिता की इकलौती संतान था। वह अपना फर्ज बखूबी समझता था कि अपने माता पिता की सेवा करना बच्चों का कर्तव्य होता है, पर रोज रोज की परेशानी से वह ऊब गया था। मीनू को भी बाबूजी के पास रहने से कोई एतराज नहीं था, पर उसमें सहन शक्ति की कमी थी, जिसकी वजह से यह समस्या खड़ी हो गई थी। बाबूजी को भी तो बुरा लगता होगा जब मीनू ऐसे चिल्लाती है। वह कितना दुखी होते होंगे, उनका कितना अपमान होता होगा, वह अक्सर सोचता। तभी मीनू का पलड़ा भारी हो जाता, जिसके कंधे पर नौकरी के साथ साथ धवल की परवरिश की भी जिम्मेदारी थी। वह मीनू की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। ऐसे ही एक दिन ऑफिस में बैठा बैठा अनमना हो गया तो उसके एक सहकर्मी ने उसकी समस्या पूछी। जब आयुष ने समस्या बताई तो वह बोला, आजकल ये समस्या तो हर घर की हो गई है और समाज में इसका अच्छा हल भी निकाला है। वह क्या? आयुष ने पूछा। वृद्धाश्रम। हर शहर में, यहाँ तक कि छोटे छोटे कस्बों में भी वृद्धाश्रम खुल गए हैं, जिनमें बाबूजी जैसे बुजुर्ग सहर्ष रहते हैं। वहाँ पर उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाता है और हम उम्र साथी मिल जाते हैं। मेरे ख्याल से बाबूजी को भी वृद्धाश्रम में रखना ही ठीक रहेगा। वह भी खुश रहेंगे और तुम सब भी। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि बेटे के होते हुए पिता बे औलादों की तरह रहें। ना ही मेरा मन इस बात की हामी भरता है, ना बाबूजी ही कभी राजी होंगे। तुम बात चलाकर तो देखो, वह भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और तुम्हारी समस्याओं को भली भांति समझते हैं। और रही बात तुम्हारी, तो परेशानी से बचने के लिए तुम्हें ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और एक दिन सकुचाते सकुचाते आयुष ने ये बात बाबूजी के सामने रख दी। आयुष को लगा था कि यह बात सुनकर बाबूजी पर बिजली सी टूट पड़ेगी और वे उदास हो जाएंगे या उसको भला बुरा कहेंगे, पर उसकी आशाओं के विपरीत ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसा तुमको उचित लगे, तुमने कुछ सोच विचार कर ही फैसला लिया होगा, कहकर बाबूजी तो सोने चले गए। पर आयुष को सारी रात नींद नहीं आई थी। उसका अंतर्मन उसे कह रहा था कि यह उचित नहीं है। सुबह उठकर बाबूजी को प्रणाम करने गया तो उसने देखा कि बाबूजी एक बैग में कुछ सामान रख रहे थे। बाबूजी, ये क्या है? उसने पूछा। भूल गए? तुमने ही तो रात को आश्रम में रहने का प्रस्ताव रखा था। मैं वहाँ ले जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को इस बैग में रख रहा हूँ। इतनी देर में धवल भी वहाँ आ गया और दादाजी को बैग में सामान रखते हुए देखकर उसने पूछा, दादाजी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं यहाँ रहते रहते उब गया हूँ। अब मैं मेरे नए घर जा रहा हूँ, जहाँ मेरे बहुत से दोस्त होंगे। वहाँ बहुत मजा आएगा। और इससे पहले कि वह और कुछ पूछता, आयुष बोला, बेटा देखो मम्मी नाश्ते में क्या बना रही है, बहुत जोरों की भूख लगी है।
मुझे पहले से ही पता है कि मम्मी आज उपमा बना रही है। आज मेरी छुट्टी है ना, और मुझे उपमा बहुत पसंद है। ठीक है, आयुष ने कहा और फिर बोला, पिताजी आप ध्यान से अपना सारा सामान रख लीजिएगा, खासकर वह चीजें जिनकी आपको आदत है और आप जिनके बिना नहीं रह सकते। ठीक है बेटा, पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी यदि कुछ रह गई तो भिजवा देना, आना जाना तो लगा रहेगा ना। मैं दादाजी की मदद करूंगा। मुझे पता है कि दादाजी को क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरी है उनके लिए, धवल ने कहा। आयुष बेटे की बात सुनकर बड़ा खुश भी हुआ और निश्चिंत भी। खुशी तो ये थी कि पोते को दादाजी का बड़ा ख्याल था, और निश्चिंतता इस बात की थी कि अब धवल कोई प्रश्न नहीं कर रहा था, जिससे आयुष को इस बात की तसल्ली हो गई थी कि वह अभी भी इतना नादान था कि घर में क्या हो रहा उसे भनक तक नहीं थी। ठीक है बेटा, तुम करो दादाजी की मदद। मैं 1-2 दिन में दादाजी को इनके नए घर में छोड़ आऊंगा। बाबूजी चलिए, गाड़ी तैयार है, ड्राइवर भी आ गया है। आप ड्राइवर से कहिए सारा सामान गाड़ी में रख दे। पापा मैं भी चलूंगा दादाजी को छोड़ने। जब धवल ने कहा तो आयुष बोला, नहीं, तुम्हारा वहाँ कुछ काम नहीं है, मैं यूं गया और यूं आया। वह नहीं चाहता था कि धवल दादाजी का नया घर देखे। नहीं पापा, मैं जरूर जाऊंगा, प्लीज मुझे ले चलो। प्रॉमिस, मैं कोई शैतानी नहीं करूंगा, बस गाड़ी में ही बैठा रहूंगा, धवल ने आयुष से लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है चलो, पर याद रखना गाड़ी से नीचे मत उतरना। पापा के हाँ भरते ही धवल ड्राइवर के साथ मिलकर सारा सामान गाड़ी में रखवाने लगा और कुछ ही देर में वे वृद्धाश्रम के लिए रवाना हो गए। गाड़ी आश्रम से कुछ दूर पहले ही रोक दी गई और आयुष ने ड्राइवर से कहा, तुम सामान लेकर हमारे साथ चलो, धवल गाड़ी में ही रहेगा। बाबूजी, आयुष और ड्राइवर तीनों सामान लेकर चले गए तथा धवल गाड़ी में ही रहा। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसने कहा, बाबूजी मैंने सब व्यवस्था कर दी है, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं आपसे मिलने आता रहूंगा। ठीक है बेटा, बाबूजी बोले। बाबूजी के पैर छूकर जब आयुष वापस जाने को पीछे मुड़ा तो धवल को वहां देख उसके पांव तले जमीन खिसक गई। बेटा तुम क्यों आए हो यहाँ? मैंने मना किया था ना, तुम बहुत जिद्दी हो। पापा मैं देख रहा था कि दादाजी की जरूरत का सामान उनके पास पहुँचा या नहीं। क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने घर पर ही उन्हें सब सामान रखने के लिए कह दिया था। वह तो ठीक है, पर दादाजी का सबसे जरूरी सामान जिसके बिना दादाजी नहीं रह सकते वह तो गाड़ी में ही था। वह क्या? बाबूजी और आयुष एक साथ बोले। मैं तो गाड़ी में ही था और मैं जानता हूँ कि दादाजी मेरे बिना नहीं रह सकते, इसीलिए मैं भी आ गया। आप मेरी किताबें कपड़े भी भिजवा दीजिएगा और पापा मेरे ख्याल से आपको भी यहीं रहना चाहिए, दादाजी भी आपके बिना नहीं रह सकते। धवल की बात सुनकर आयुष चौंक गया। वह बगले झांकने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह धवल की निगाहों का सामना कैसे करे जो लगातार उसे घूर रही थी। धवल छोटा व नादान है, उसकी मति भ्रम दूर हो गया था। अब वह स्पष्ट हो गया था कि वह वो सब जानता है जो अब तक आयुष उससे छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटा, ऐसा नहीं होगा। ना तुम इस घर में रहोगे ना दादाजी ही। मैं मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था, आज तुमने मुझे वह करने से रोक लिया। ड्राइवर चलो सामान वापस गाड़ी में रख दो, हम सब वापस घर जाएंगे। पर वह रकम जो तुमने यहाँ जमा करवाई है, बाबूजी बोले। बाबूजी रहने दीजिए, यहाँ बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके यहाँ तो कोई औलाद नहीं है या निकम्मी है, उनके काम आएगी। बाबूजी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और धवल दादाजी का हाथ पकड़कर गाड़ी की ओर चल दिया।